करंट अफेयर्स के आज सक्सेस आईएएस की तरफ से आपका स्वागत है। उम्मीद है कि लॉकडाउन के दूसरे पार्ट में भी आप सुरक्षित रहें, घर से कम निकलें। आज हम करंट अफेयर्स में जिन चीज़ों की चर्चा करेंगे, जैसे हमने पहले भी कल बताया था, तो उस स्ट्रेटजी पे हमने जिनको स्ट्रेटजी नहीं मालूम हो वो अपने पहले वीडियो में देख लें। इस वीडियो में उस स्ट्रेटजी पे चर्चा नहीं होगी, बीच बीच में हम लोग उस पर भी चर्चा करते रहेंगे। लेकिन आज सीधे हम लोग उस टॉपिक पे आते हैं कि आज की मुख्य न्यूज़ क्या है। इस न्यूज़ में देखिए कि लॉकडाउन पार्ट 2 की पहली चर्चा है, जिसमें कुछ खास चीज़ों पर बल दिया गया है। 20 अप्रैल से कुछ राहत मिलने की उम्मीदें हैं। किसानों को देखते हुए खेती किसानी का काम जो है वो रूरल एरिया में शुरू करने की छूट दी जाएगी, छूट की बात की गई है। साथ ही में गृह मंत्रालय की ओर से जारी हुए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, जिसमें 20 अप्रैल के बाद से वैसी आर्थिक गतिविधियों को चलाने की बात की गई है। ये आपके लिए वो जो आगामी प्री परीक्षा के लिए शॉर्ट टर्म में ये न्यूज़ उपयोगी है। बेसिकली इस न्यूज़ का इफेक्ट क्या है, अर्थव्यवस्था पे क्या इफेक्ट हो सकता है, किस तरह से कंटेनमेंट की पॉलिसी बनाई जानी चाहिए, इस न्यूज़ को किसी अन्य न्यूज़ के साथ मिला करके पढ़ने की इसकी आवश्यकता है। तत्कालिक के लिए तो ये न्यूज़ ज़रूरी है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए इसको अलग न्यूज़ के साथ मिलकर देखने की ज़रूरत है, ताकि मुख्य परीक्षा के लिए आपकी विशेष कारगर नीति आपके लिए बन पाए। फिर आप देख रहे हैं कि देश के 170 जिले रेड जोन में डिवाइड किए गए हैं। रेड जोन, ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन, तो ये कंटेनमेंट पॉलिसी का ही एक हिस्सा है। उस एक बड़ी नीति का एक छोटे छोटे ऐसे स्टेप्स हैं, उस स्टेप्स की भी चर्चा जरूरी है। तो ये आज के सभी समाचार पत्रों ने, चाहे वो दैनिक जागरण हो, हिंदू हो, इस सभी ने इस न्यूज़ को बनाया है, अपने मुख्य पृष्ठ पर स्थान दिया है। अगला आप न्यूज़ देखेंगे, आगामी मानसून अल नीनो से मुक्त रहेगा। ये मौसम विभाग की तरफ से ये एक सूचना जारी हुई है, और ये खुशी की बात है कि भारत जैसे जिसकी अर्थव्यवस्था कृषि पे आधारित है, उसके लिए अगर मानसून के अच्छे रहने की उम्मीद है, सामान्य मानसून की अगर बारिश होती है तो कृषि क्षेत्र के लिए बहुत अच्छा होगा, फसलों के उत्पादन के लिए अच्छा होगा, जल संकट जो आपके पास देश में उपस्थित हो जाता है उसके लिए बेहतर होगा। अब इसमें एक शब्द टर्म यूज़ किया गया है, अल नीनो और ला नीनो। अब ये टॉपिक देखिए, ये इसको हम लोग भी डिस्कस करेंगे, अल नीनो को भी, ला नीनो को, और ये आपके लिए भूगोल के लिए जो फर्स्ट पेपर में ये उपयोगी है। सभी न्यूज़ को, जैसा कि कल मैंने बताया था, सभी न्यूज़ को आप लोग कैटेगराइज कर लें, वर्गीकृत कर लें, पेपर 1 में, 2 में, 3 में या 4 में। तो ये न्यूज़ देखिए कि ये फर्स्ट पेपर में आता है, ज्योग्राफी में ये आएगा। अल नीनो क्या है? अल नीनो प्रशांत महासागर के क्षेत्र में जो पैसिफिक ओशियन में जो समुद्र का जो टेम्परेचर है, पानी के जो टेम्परेचर है वो रेज हो जाता है, बढ़ जाता है। इसके चलते दक्षिणी पश्चिमी मानसून पे इसका प्रभाव पड़ता है, मानसून वीक हो जाता है। तो अल नीनो की अब तक जो उसकी जो रिपोर्ट आई हैं, वो अल नीनो से ये दक्षिणी पश्चिमी मानसून मुक्त होगा। अल नीनो के ठीक विपरीत जो है वो ला नीनो होता है। ला नीनो का मतलब यह है कि पैसिफिक ओशियन में जो वाटर का टेम्परेचर है, पानी का जो टेम्परेचर है, वो टेम्परेचर कम हो जाता है। तो ये ला नीना अल नीनो से ठीक उल्टा है। ला नीना अगर होता है तो मानसून के लिए अच्छा माना जाता है। तो ला नीनो जो है हमारे पास वो आएगा जुलाई के और अगस्त के महीने में सक्रिय होगा। तो ला नीनो होगा तो सामान्य से 100% बारिश जुलाई अगस्त में होने की अंदाजा है। तो अगर अल नीनो आता है तो अल नीनो नुकसानदायक है, ला नीनो जो है वो प्रभावशाली होगा दक्षिणी पश्चिमी मानसून के लिए। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट्स जो है उससे क्वेश्चंस पहले भी आए हैं, आगे भी इसकी आने की संभावना है। या जब भी आपको मानसून का अगर जिक्र करें, अगर मुख्य परीक्षा में मानसून से संबंधित प्रश्न जो है यूपीएससी में आए हुए हैं, अगर मानसून से कोई प्रश्न पूछा जाता है कि कैसे उसकी उत्पत्ति होती है, क्या उसका विस्तार होता है, तो उसमें पानी जो रेनफॉल है उसमें अगर डेफिसिट आता है, तो वो सभी बातों का मानसून में जब आप लिखेंगे मुख्य परीक्षा में तो उसको वो जरूरी होगा आपके लिए कि अल नीनो और ला नीनो की भी व्याख्या आप करें, उसको उस बातों को बताएं। आगे आइए, जो है वो थोक महंगाई दर 4 माह के निचले स्तर पे रहा है। मार्च में ये 1% पे रहा है, 1% पे रहा है। ये थोक महंगाई दर और इन्फ्लेशन चैप्टर में आप जो है वो पेपर 3 के लिए इम्पोर्टेंट है।
इकोनॉमी में जब आप पेपर 3 में जाएंगे तो वहाँ पे इन्फ्लेशन चैप्टर में ये आपके लिए पढ़ना आवश्यक होगा। अब देखिए कि वो होलसेल प्राइस इंडेक्स इसको कहा जाता है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है। तो महंगाई के लिए जो रिजर्व बैंक जिसको पैमाना मानती है वो सीपीआई इन्फ्लेशन रेट है, डब्ल्यूपीआई इन्फ्लेशन रेट नहीं है। लेकिन डब्ल्यूपीआई इन्फ्लेशन रेट इसलिए इम्पोर्टेंट होता है थोक महंगाई सूचकांक, जिससे सरकार को अपनी भावी रणनीतियों को तय करने में इससे मदद मिलती है कि उस तरीके से आरबीआई इंटरेस्ट रेट को फॉलो करता है और सारी जो फाइनेंशियल डिसीजंस होती हैं वो डब्ल्यूपीआई पे आधारित होते हैं। अब देखिएगा अगला जो न्यूज़ है, कल भी हमने चर्चा की थी कि बिजनेस सेक्शंस जो है वो इम्पोर्टेंट आपके लिए होता है। जो फ्रंट पेज की न्यूज़ को पढ़ने के बाद बिजनेस सेक्शंस पे आते हैं तो उसमें अगला न्यूज़ हम उठाएंगे विदेशी पोर्टफोलियो जो निवेशकों द्वारा शेयर बाजार से काफ़ी निकासी हुई है और इसके चलते शेयर बाजार में काफ़ी गिरावट देखी गई है। तो भारत सरकार ने मॉरिशस से आने वाले जो विदेशी निवेश जो है उसको प्राथमिकता रखने का काम किया है। अब इसमें एक हमारे सामने जो प्रमुख जो बातें उभर के आई हैं कि दो बातें इसमें ध्यान देने वाली हैं। पहला ये कि विदेशी पोर्टफोलियो निवेश क्या है, एफपीआई क्या है। दूसरी बात ये है कि ये विदेशी निवेश जो है वो कितना भारत के लिए महत्वपूर्ण है, मॉरिशस रूट क्या है, ठीक है, और मॉरिशस रूट क्यों विवादास्पद है इसकी चर्चा होगी। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की चर्चा होगी। ये 3-4 उसमें इम्पोर्टेंट पहलू। पहला इम्पोर्टेंट पहलू क्या है कि विदेशी पोर्टफोलियो निवेश क्या होता है, विदेशी निवेश क्या होता है। जब हम लोग अर्थव्यवस्था में विशेष तौर पे अलग से जब हम एक वीडियो जब मैं बनाऊंगा तो उसमें अलग से लेकर के इसको आऊँगा, तत्काल में इसको सीमित जानकारी में दे रहा हूँ कि विदेशी निवेशक के रूप में मॉरिशस का भारत के एफडीआई में बहुत इम्पोर्टेंट स्थान, इसको मैंने दिखाया है आपको। अगर वो देखें कि ओवरऑल जो है वो आपके पास अगर डेटा अगर है, डेटा की अगर बात की जाए तो मॉरिशस से जो है वो मॉरिशस से पूरे एफडीआई में हमारे यहाँ 32% जो है वो टोटल एफडीआई में हमारा कंट्रीब्यूशन है। उसी तरीके से 20% जो है वो जो ये है, ये आपको मॉरिशस हो गया, और 20% जो है वो सिंगापुर का स्थान है एफडीआई में। 7% के आसपास जो है वो नीदरलैंड का स्थान है। तो देखिए कि ये मॉरिशस का स्थान कितना महत्वपूर्ण है। लगभग विदेशी निवेश का 1/3 हिस्सा मॉरिशस से आता है। लेकिन प्रश्न ये है कि मॉरिशस पे विवादास्पद, काफ़ी दिनों से इस पर विवाद चल रहा है कि मॉरिशस जो जिस रूट से मॉरिशस विदेशी निवेश भारत में करता है वो विवादास्पद इसलिए विवादास्पद है कि ये फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स एफएटीएफ की निगरानी सूची में मॉरिशस आता है, ग्रे लिस्ट जो। देखिएगा कि एफएटीएफ क्या है। एफएटीएफ की स्थापना 1989 में हुई थी। जो बेसिकली ये मनी लॉन्ड्रिंग के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय ऑर्गेनाइजेशन है जिसका कि मुख्यालय पेरिस में है। ये क्या करता है कि जो भी मनी लॉन्ड्रिंग के ऐसे देश हैं जहां अवैध रूप से रुपए को भेजने की वो प्रयास करते हैं, उनको एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में डाल दिया जाता है। तो पाकिस्तान भी एफएटीएफ की निगरानी सूची में है। तो आपके लिए प्री परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट क्या हो गया, एफएटीएफ हो गया। स्थापना कब हुई, मुख्यालय कब हुआ, एफएटीएफ क्या है, इसकी निगरानी सूची में ग्रे लिस्ट क्या है, ये आपके लिए आवश्यक हो गया। तो इसमें कौन कौन से देश इसमें शामिल किए जाते हैं। मनी लॉन्ड्रिंग भारत के लिए क्यों नुकसानदायक है, इसलिए नुकसानदायक है कि मनी लॉन्ड्रिंग से देश में बिना टैक्स दिए हुए काफ़ी धन आने की गुंजाइश होती है। लेकिन प्रश्न यह है कि इस समय विदेशी निवेश की बहुत आवश्यकता है, शेयर मार्केट को भी ज़रूरत है, भारत को पैसे की ज़रूरत है, इसलिए भी सरकार ने इस पे थोड़ी सी इसको ठंडे बस्ते में डाल दिया है। तो ये आपके लिए मुख्य परीक्षा के लिए भी उपयोगी हो जाएगा। अगर मान लीजिए कि विदेशी निवेश अगर पूछा जाता है कि एफडीआई भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, तो इसको भी आप बता सकते हैं मुख्य परीक्षा के लिए। प्री परीक्षा के लिए भी उपयोगी हो गया, एफएटीएफ हो गया और एफपीआई और विदेशी निवेश एफडीआई। अगला आप न्यूज़ जो आएगा वो ये है, इंटरनेशनल सेगमेंट से है। ट्रंप ने डब्ल्यूएचओ को दी जाने वाली आर्थिक मदद को रोक दिया है। तो ट्रंप आप देख रहे हैं कि किस तरीके से डब्ल्यूएचओ की भूमिका कोरोना वायरस को लेकर के संदेहास्पद भूमिका आ गई है। कल भी आपने देखा होगा कई सारी जो सीनेटर्स हैं अमेरिका के, उन्होंने जो है वो एक लेटर लिखा है। जो डब्ल्यूएचओ के जो डीजी हैं उनको एक लेटर संबोधित किया गया है जिस पे कई सवाल या निशान लगाए गए हैं
उनको ये कटघरे में शामिल किया गया है कि उन्होंने उन सूचनाओं को छिपाया है कि इंसानों से इंसान में जब ये संक्रमण जब हो रहा था तब भी WHO ने उस बात को नकार दिया था। जो तो क्या उन पे ये आरोप लग रहे हैं कि चीन का वो पक्षपात ले रहे हैं? ये बातें पहले से ही वो ये मुद्दा बन रहा था। ट्रंप ने इस बार जो है वो चूँकि 1/3 हिस्सा जो है वो WHO को जो फंडिंग होती है वो अमेरिका की तरफ से होती है। ट्रंप ने उसको रोकने के लिए वो आदेश जारी किया। इसमें एक और न्यूज़ ये बनाया गया है कि भारत अब तक जो है वो WHO को भारत भी योगदान देता है, फंडिंग करता है, लेकिन सबसे ज़्यादा उसका अनुपात जो है वो अमेरिका से आता है, तो उसको रोकने की कवायद की गई है। अब इससे जो आपके प्री की परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट क्या हो गया, इसका स्थापना कब हुआ, तो 1948 में हुआ। मुख्यालय इसका कहाँ पे है, तो मुख्यालय इसका जेनेवा में है। जेनेवा कहाँ है, तो जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। तो इन जगहों को आप देखिए, मैं एटलस ले लीजिए, एटलस में इन जगहों को आप देखने का प्रयास कीजिए कि जेनेवा कहाँ पे है, स्विट्जरलैंड कहाँ पे है। जेनेवा में कई सारी अंतर्राष्ट्रीय संस्थान हैं। WHO बेसिकली संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद के तहत आता है। ये आपका टॉपिक जो है वो इंटरनेशनल रिलेशन से जुड़ता है, यानी कि पेपर 2 में जो IR जो आप पढ़ेंगे, अंतर्राष्ट्रीय संबंध पढ़ेंगे, उससे ये रिलेटेड है। मुख्य परीक्षा के लिए भी ये उपयोगी है, इस साल के लिए भी हो गया और किसी भी साल के लिए हो सकता है, और साथ में प्री परीक्षा के लिए ये सब फैक्ट्स आपके लिए महत्वपूर्ण है। संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद जो है वो यूनाइटेड नेशंस के अंतर्गत आता है, यानी कि WHO जो है वो यूनाइटेड नेशंस के तहत आता है। इसीलिए आप देखिए कि आज के न्यूज़ में ये भी आया है कि संयुक्त राष्ट्र के जो महासचिव हैं उन्होंने भी जो WHO को जो फंडिंग रोकने की अमेरिका के द्वारा जो बात कही गई है उसका उन्होंने भी विरोध किया है कि ऐसे समय में नहीं रोकना चाहिए फंडिंग, इससे WHO कमज़ोर होगा। वो कोरोना वायरस की महामारी को रोकने में WHO की जो प्रयास है उस प्रयास में उसको ठेस लगेगी। इन बातों का संयुक्त राष्ट्र ने भी विरोध किया, यूनाइटेड नेशंस ने। जो लेकिन ये क्या दिखाता है, ये दिखाता है इस बात को कि ये प्रश्न आपके लिए निबंध के लिए भी उपयोगी है, IR के लिए उपयोगी है। उसमें इन बातों को आपको लिखना होगा कि विश्व की ये बड़ी बड़ी संस्थाएं जो है वो क्यों ढह रही हैं। यूनाइटेड नेशंस फेल हो गया, इसी तरीके से यूनाइटेड नेशंस भी कुछ उसकी जो सुरक्षा परिषद है इतनी ताकतवर संस्था है, तो उस ताकतवर संस्था पे भी ये एक प्रश्न चिन्ह लग गया है। ऐसे ही WHO जो फेल हुआ, तो इस जो प्राकृतिक जो आपदा, ये बड़े स्तर पे जो आपदा आई है, तो इस आपदा में आप देखेंगे कि वो ऐसी ऐसी संस्थाएं जो ढह रही हैं, इन संस्थाओं को, यानी कि ग्लोबल जो वर्ल्ड ऑर्डर है, ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर में, यानी कि अगर हिंदी में उसे कहें तो जो वैश्विक जो है वो जो व्यवस्था है, उस वैश्विक व्यवस्था में जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो वैश्विक संस्थाएं जो बनाई गई थी, जो उन संस्थाओं की पूरी तरह असफलता सामने उठ करके आ रही है, और अंतिम रूप से वो नेशंस पे ही भार आ गया है कि उससे उन समस्याओं से निपटे। बेसिकली क्या था कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो भी वैश्विक व्यवस्था बनाई गई थी वो छिटपुट ढंग से वैश्विक, जहाँ भी मिलिट्री कन्फ्रंटेशन हो, जो जहाँ भी अशांति भंग होने की आशंका है, किसी दो राष्ट्रों के बीच युद्ध हो, उसके लिए संस्थाएं बनाई गई, खास करके यूनाइटेड नेशंस जो। लेकिन इस तरीके की महामारी की विपदा की स्थिति में वो असफल पूरी तरीके से, यानी कि पूरा राष्ट्र और पूरा विश्व इस बारे में वो एक प्रश्न चिन्ह हुआ है कि एक वो चुनौती भी आई है कि हम ऐसी संस्थाओं का विकास करें जो कि वो शांति की स्थिति में भी कैसे इन चुनौतियों से निपट सकें। तो ये आपके लिए जो है वो मुख्य परीक्षा के लिए उपयोगी होगा, जो मैंने इन बातों को डिस्कस किया है। फिर आप देखिए कि अब हम आते हैं संपादकीय में। संपादकीय में देखिए कि द हिंदू ने जो संपादकीय लिखा है उसमें उसका नाम दिया है स्ट्रेस टेस्ट, यानी कि हिंदी में होगा इसके तनाव की परीक्षा। तनाव की परीक्षा में इसने उसको लिखा है चरणबद्ध रूप से एक सामान्य स्थिति बहाल करने की आवश्यकता। बेसिकली इस संपादकीय में हिंदू का जो संपादकीय है, इसकी अगर हम एनालिसिस करने, अगर हम देखा जाए एनालिसिस करें, तो उसमें 3-4 बातें प्रमुख रूप से उभर करके आती हैं। इसमें देखिए कि पहली चीजें हैं कि अर्थव्यवस्था एवं लोगों को अनिश्चित काल तक बंद नहीं रखा जा सकता। पहले जो इसमें बात को प्रमुखता से उठाया गया है वो ये है कि लोगों को भी और न तो अर्थव्यवस्था को हम हमेशा के लिए बंद नहीं रख सकते हैं, इसको चरणबद्ध रूप से जरूरी है खोलना।
दूसरी बात है कि भूखे एवं बेचैन प्रवासी मजदूरों की व्यथा को बताया गया। इसमें आप देख रहे हैं कि मुंबई की घटना को देखें, दिल्ली के घटना को देखें, या इसी तरीके से अभी समाचार पत्रों में लंबी लंबी प्रवासी मजदूरों की वो कतारें हैं, उनको देखने से क्या प्रतीत होता है कि भारत में किस तरीके से डिवीजन है। जो कुछ लोग जो है वो खास करके जो है मध्यम वर्ग या ऊपरी जो तबका है उसके लिए कोई परेशानी नहीं है, लेकिन खास करके जो अनऑर्गेनाइज असंगठित क्षेत्र में जो मजदूर हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा वो संकट का समय है कि सरकार भी उनको सहायता नहीं दे पा रही है। तो ये इस चीज़ को उसमें उठाया गया है कि इसकी तरफ प्रॉपर ध्यान देना है। मनरेगा को पूरी तरीके से मनरेगा जो बनाया गया वो ये बनाया गया कि जब मजदूरों को रोजगार की जरूरत हो तो पर्याप्त मात्रा में उसको दिया जाए, लेकिन अभी चूंकि कृषि ऐसी बहुत सारी गतिविधियां बंद हैं तो मनरेगा भी पूरी तरीके से जो संपादकीय में लिखा गया है कि उसने जो टर्म यूज किया है कोलैप्स, इसका मतलब कि मनरेगा पूरी तरीके से कार्यान्वित नहीं किया गया है। कुछ ही राज्य जैसे आंध्र प्रदेश ये वगैरह उसमें वो उन्होंने अच्छे तरीके से वो इम्प्लीमेंट किया है, बाकी राज्यों के स्तर पर मनरेगा पूरी तरीके से विफल हो गया है इस प्राकृतिक आपदा में। तो ये एक रोजगार का अहम साधन है जो कि मजदूरों को मजदूरी दी जा सकती थी, वो उससे मरहूम रह गए, वो उससे वंचित रह गए, तो इसकी तरफ ध्यान देना है। अगली बातें हैं कि सामान्य स्वास्थ्य व्यवस्था की ओर ध्यान देने की जरूरत है। जो कोविड कोरोना वायरस आने का जो ये विपदा जो आई है, इसमें पूरी की पूरी जो हमारा जो स्वास्थ्य विभाग है, जो स्वास्थ्य जो कर्मचारी हैं, जो डॉक्टर्स हैं, पूरी की पूरी तरह इसमें वो ध्यान लगा रहे हैं। लेकिन इसका विपरीतगामी प्रभाव क्या पड़ रहा है कि जो अन्य बीमारियां हैं जैसे कि हार्ट अटैक से लोग मरने की ये है, टीबी है, खसरा है, ऐसे बहुत सारी बीमारियां जो है वो, इन बीमारियों से भी जो लोग ग्रसित हैं उनकी ओर समुचित ध्यान नहीं दिया जा रहा। तो हमें स्पष्टता स्वास्थ्य सेवाओं में 2 डिवीजन करना होगा। एक डिवीजन जो है वो कोविड की तरफ ध्यान दे, दूसरा डिवीजन जो है सामान्य बीमारी, इससे भी बीमारियों से मरने वाले लोगों की वो रिपोर्टें न्यूज़पेपर में आ रही हैं। अगले आप देखिए कि सफल राज्यों के मॉडल को अपनाया जाए, ये बहुत अच्छी बात है। जो संपादकीय में जो ये बातें लिखी गई हैं, आप केरल के मॉडल को आप देखिए, जो कि केरल का जो मॉडल है वो मॉडल भारत में सबसे सक्सेसफुल है, जिसमें कि कल के डेट में वहाँ पे केवल 2 ही पॉजिटिव केस की रिपोर्ट आई है। तो पूरे राज्य में जो रिकवरी रेट जो है वो और जो संक्रमित होने की जो दर, वो रिकवरी रेट उनका संक्रमित होने के दर से उनका रेट जो है वो ज़्यादा है। टोटल मरीज की संख्या जो है उनके 300-400 से ज़्यादा नहीं है, उसमें से भी अधिकांशतः लोग ठीक होकर जा चुके हैं। तो केरल का मॉडल किस तरीके से ये हुआ है, तो ऐसा बात नहीं है कि केंद्र सरकार जो है वो जो काम करे, राज्यों से भी हमें सीख लेने की जरूरत है। जो क्योंकि अलग अलग राज्यों ने किस तरीके से इम्प्लीमेंट किया है, तो केरल मॉडल जो है वो काफ़ी सक्सेसफुल माना जा रहा है। तो उसमें ये बल दिया गया है कि केंद्र सरकार भी केरल मॉडल की जो विशेषताएं हैं उस विशेषताओं को अखिल भारतीय स्तर पर वो लागू किया जाए। अब आइए हम एक और, जैसा कि हमने कल ही आपको बताया था कि एक हम संपादकीय कोई लें और दूसरी हम चीज़ों को लें जो कि एक कोई आर्टिकल बेहतर होगा। उसमें आप देखें कि एक आर्टिकल लिखा गया है, वो प्रमुख रूप से बेसिकली वो एक फेमस डॉक्टर हैं, तो उन्होंने लिखा है भारत में सही कंटेनमेंट रणनीति की आवश्यकता पर उन्होंने ध्यान दिलाया है। उसमें उन्होंने 2 बातों को मुख्य रूप से फोकस किया है। पहला ये किया है कि दक्षिण कोरिया, सिंगापुर, ताइवान एवं जापान की सफलता को उन्होंने हाईलाइट किया है। उन्होंने एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया है, और खास करके आज के अगर आप न्यूज़ में देखें तो दक्षिण कोरिया में पार्लियामेंट्री इलेक्शंस भी हुए हैं वहाँ के। तो ये एक पूरे दुनिया के लिए एक ये लेसन है जो कि दक्षिण कोरिया एक ऐसा देश है जिसने कि वो भारत में इस तरीके से केरल का एग्जाम्पल है, उसी तरीके से दक्षिण कोरिया ने वैश्विक स्तर पर कीर्तिमान कायम किया कि अपने यहाँ उसने संपूर्ण लॉकडाउन नहीं किया, पहली बात, और दूसरी बात कि उसने पार्लियामेंट्री इलेक्शंस भी कराए जो, और तीसरी बात ये रही कि उसने मास स्तर पे 20,000 पर डे के हिसाब से उसने टेस्टिंग करवाई, और हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पे पहले से ही उसने काम किया था। जब सार्स का पहला जो 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 अवतार जो सामने आया था 2009-10 के आसपास, उसमें उसने अपने हेल्थ सिस्टम को बहुत अच्छा कर लिया था जो, तो उसने क्या किया कि मास स्तर पे टेस्टिंग की प्रणाली शुरू कर दी, लोगों में संयम और धैर्य के साथ लोग उसको इम्प्लीमेंट भी करने लगे, कोई वहाँ पे पैनिक वाली बात नहीं की गई। जैसे भारत में देखा गया कि अचानक से जो है वो घोषणा कर दी गई कि भाई वो लोग जो है वो प्रवासी मजदूर खास करके बहुत बड़ी भीड़ उमड़ पड़ी। तो ये बातें दक्षिण कोरिया में उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट किया। केवल शैक्षणिक संस्थान और बड़े बड़े जहाँ पे वैसी गैदरिंग हो सकती थी उसको उन्होंने केवल रोका जो,
बाकी वो सेल्फ लोगों को प्रमोट किया कि लोग खुद आकर के टेस्टिंग कराएं। और दूसरी बात ये रही कि टेस्टिंग निःशुल्क थी। जो अब भारत से इसमें कंपेयर करें, भारत में वो अचानक से पैनिक वाली स्थिति आ गई जो है। दूसरी ये कि भारत में जो है वो टेस्टिंग की जो प्रणाली थी वो सफिशिएंट मात्रा में नहीं थी, और जो ये अगर सफिशिएंट मात्रा में और निःशुल्क हो तो लोग खुद से आकर के वो करें, तो इसका एक बेहतर साइकोलॉजिकल इफेक्ट पड़ता है, मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ता है। ठीक इसी तरीके से सिंगापुर, ताइवान एवं जापान ने भी काफ़ी हद तक कंटेनमेंट पॉलिसी को उचित रूप से इंप्लीमेंट किया, तो हमें उनकी पॉलिसीज को इंप्लीमेंट करने की जरूरत है। दूसरा उन्होंने कहा कि सामाजिक सुरक्षा उपायों के बिना लॉकडाउन सफल नहीं होते। उन्होंने कहा कि जैसे अमेरिका ऐसे देश में भी जो है आप देखिए कि सामाजिक सुरक्षा उपाय बेहद तक पावरफुल हैं। भारत में ऐसे सामाजिक सुरक्षा उपाय न के बराबर हैं भी, तो उनके कार्यान्वयन की स्थिति जो है वो बहुत खराब है। अब मनरेगा की स्थिति को देखिए कि मनरेगा पूरी तरीके से इसमें कोलैप्स साबित हुआ। तो इसके लिए भारत में जब तक कोई सामाजिक सुरक्षा के उपाय जब तक पुख्ता नहीं हो जाते हैं, तब तक यहाँ पे लॉकडाउन से हमें वो पूरी जो उद्देश्य जो उसका है वो उद्देश्य हमें सफलता प्राप्त नहीं होता है। उन्होंने ये कई अपने जो उन्होंने लेख में इन बातों की तरफ ध्यान दिलाया है कि बीमारी कभी भी बीमारी जो होती है उसके सोशल और इकोनॉमिकल एस्पेक्ट भी होते हैं, उसके सामाजिक और आर्थिक आयाम भी होते हैं। तो उन सामाजिक और आर्थिक आयामों की तरफ भी हमें पर्याप्त ध्यान देना चाहिए जितना कि मेडिकल सुविधाएं देने की जरूरत है। तो मेडिकल सुविधाएं भी जरूरी हैं और सामाजिक आर्थिक आयामों को भी उतनी ही शिद्दत के साथ महसूस किए जाने की जरूरत है। तो इसमें इसको हमने बेहद संक्षिप्त रूप से इसको हमने ये बताया है, यानी कि कहने का मतलब कि मुख्य परीक्षा के लिए आपके लिए विशेष रणनीति शामिल होगी। मुख्य परीक्षा में आपको ये पेपर 2 में आएगा जहाँ पे सामाजिक न्याय के तहत इसको पढ़ा जाएगा। अब प्रश्न ये है कि हमने चाहे वो दक्षिण कोरिया का एग्जाम्पल दिया या केरल का एग्जाम्पल दिया, तो इस एग्जाम्पल से आपको मुख्य हमारी जो डेली करंट अफेयर्स की जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ आपको यूट्यूब चैनल के माध्यम से, इसमें केवल इसी साल के लिए नहीं, जो है ये किसी भी साल के लिए ये टॉपिक्स जो है बेहद उपयोगी हैं। ये प्रारंभिक परीक्षा के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि मुख्य परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। और मुख्य परीक्षा के लिए सामाजिक न्याय के तहत ये विषय को उठाया जाएगा। उसमें जब आप आंसर राइटिंग करेंगे तो उस आंसर राइटिंग में इन बातों को आप लिखेंगे जो कि हमारे लिए सामाजिक सुरक्षा उपाय क्यों महत्वपूर्ण है। जो हमें दूसरे देशों का आप एग्जाम्पल दे सकते हैं, साउथ कोरिया का एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। तो इस और ये किस तरीके से ये मॉडल जो है वो किस तरीके से आया, इन बातों की तरफ देखने पे अगर ध्यान से देखा जाए तो आप देखिए कि अमेरिका में सामाजिक सुरक्षा उपाय उनके आर्थिक मंदी के बाद से बेहद प्रभावशाली रहे हैं। हालांकि अभी अमेरिका में जो है वो पेंडेमिक जो है वो बड़े स्तर पे हुआ है, लेकिन फिर भी सामाजिक सुरक्षा उपाय भारत से ज़्यादा पावरफुल है वहाँ पे। ये क्यों हुआ, तो ये आर्थिक मंदी में के चलते हुआ। जो आर्थिक मंदी के लिए वो सवाल आपको यूपीएससी में फर्स्ट पेपर में पूछा जा चुका है 2-3 साल पहले। जो तो आपको जरूरी नहीं है कि जो आप न्यूज़ पढ़ते हैं उस न्यूज़ का कोई तात्कालिक कोई लाभ दिखे, ऐसी बात नहीं माननी चाहिए। मुख्य परीक्षा में ओवरऑल आपके ज्ञान में कहीं भी क्वेश्चंस को देने में जवाब में उन बातों को आप लिख सकते हैं। ठीक इसी प्रकार जर्मनी में देखिए कि जर्मनी में उनके इन्फ्लेशन के चलते वो बेहद संजीदा होते हैं, तो ये प्रभाव उनके आज भी उनके जो पॉलिसीज़ बनाई गई हैं जर्मनी में, तो वो पॉलिसीज़ को ध्यान में रखते हैं। तो इस तरीके से वैश्विक स्तर पे भी जो है अलग अलग राष्ट्रों ने किन नीतियों को अपनाया है, भारत को कौन सी नीतियों में अपने को एडजस्टमेंट बनानी चाहिए, इन सभी बातों का इस लेख से मतलब है या इस लेख में जो लिखी गई बातों से मतलब है। तो मैं एक संदेश दे रहा हूँ कि जो भी आप न्यूज़ पढ़ें उस न्यूज़ को जीएस के किस पेपर में, चाहे वो जीएस का पेपर कोई हो, फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर, थर्ड, फोर्थ पेपर हो सकता है, इसमें एथिकल मुद्दे भी हैं। अब ये नीति शास्त्र के लिए भी उपयोगी है। अब चूंकि वो करंट अफेयर्स पर डिस्कस कर रहा हूँ, समय सीमा कम है, लेकिन आप अपने स्वविवेक के अनुसार इसमें अब वो एथिक्स का भी प्रश्न है, ये पेपर 4th में आएगा जो कि सामाजिक सुरक्षा उपाय भारत में उतने प्रभावशाली नहीं है। नैतिकता के स्तर पर क्या सवाल है जो कि भाई जो है वो जो सामान्य स्वास्थ्य व्यवस्था की ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, भूखे बेचैन प्रवासी मजदूरों की जो व्यथा है, ये सब क्या है, ये पेपर 4th में आपके लिए नीति शास्त्र के लिए उपयोगी है। जो कि नैतिकता के हिसाब से भी ये ठीक नहीं है कि एक लोकतांत्रिक देश में अगर आपके पास खाने के लिए सामग्री मौजूद है तो ये मत उन लोगों को भी देखिए जो कि वो
सड़कों पे उमड़ आए हैं और उनके पास खाने के लिए एक वक्त की रोटी नहीं है, तो ये क्या कहता है, ये नीति शास्त्र के लिए उपयोगी है। तो उन बातों को आप मेंशन करें, इन बातों को आप वो लिखें, इन बातों को ध्यान में रखें। इसी के साथ हम लोग वो कल फिर से हम लोग वो करंट अफेयर्स के वीडियो चैनल में हम लोग फिर से उपस्थित होंगे। धन्यवाद।